हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। देखिए आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिग एम मेथड, ठीक है, सिंप्लेक्स में। इससे पहले मैंने आपको टू फेज़ मेथड समझा दिया है, तो टू फेज़ मेथड उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। तो उसी का थोड़ा एक्सटेंशन कह सकते हैं, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट पर चलेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा बस हम लोग इसमें, जैसा कि नाम है इसका बिग एम, तो हम लोग एक बड़ा वैल्यू m जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट वैल्यू में हम लोग एक बड़ा m का यूज़ करेंगे, ठीक है। बस यही यहाँ पे चेंज आएगा। और टू फेज़ मेथड में जैसा उसका नाम था दो फेज़, तो वो टू फेज़ में बनता था। तो उसके लिए हम लोग फेज़ वन में हम लोग एक जो है अल्टरनेटिव, ठीक है, या कहिए कि रिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते थे, और फेज़ टू में फिर वापस अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उस पर आते थे। तो बिग एम में ऐसा नहीं होगा, ये टू फेज़ में करने का ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग एक ही फेज़ में कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो है, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको गिवन होगा, तो उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो है कॉस्ट वैल्यू लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अब इसको करना कैसे है, क्योंकि प्रोसेस तो वही है, ठीक है, टू फेज़ मेथड वाला ही कॉन्सेप्ट लगभग लगेगा, ठीक है। यानी हम लोग अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ होगा तो वहाँ पे हम लोग जेड के साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड में जो कॉस्ट वैल्यू है वो लेंगे, ठीक है, माइनस में। तो वहाँ पे -1 लेते थे, अब हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि ये बिग एम मेथड है तो हम लोग यहाँ पे -m लेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो जैसे कितना है, देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये करना है। और जो हमको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है वो है ये 1, 2 और ये 3, ये 3 हमको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा इनिशियल बीएफएस क्या आता है, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पे 3 आपका क्या है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, अगर हम जो है स्टार्टिंग जो मेरा है x1, x2, x3, ठीक है, अगर हम इसको 0 करते हैं तो जाहिर सी बात है ये 0 = 15 आ जाएगा, ये भी 0 = 20 आ जाएगा। तो हमको क्या है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इक्वल टू के केस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो आइए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है, A1 एंड A2, ठीक है। सो दैट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो दैट LPP इज़ क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज जेड, ठीक है, इज इक्वल टू x1 + 2x2 + 3x3 - x4, ये तो पहले से दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पे बिग एम लेना है, तो -m A1 -m A2, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ बात यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग सिर्फ 2 ही आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे अच्छे से। हाँ, देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग क्यों लगाते हैं, उसका जो पर्पस है वो ये है कि हमको BFS फाइंड आउट करना होता है ना, यानी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर आप अच्छे से देखिएगा ना लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले में देखिएगा तो हमको जब 0 करना होगा तो x1, x2, x3 को ही 0 करना होगा, जो डिसीजन वेरिएबल है, जो नॉन बेसिक है। तो इसको 0 करने से हमको यहाँ पे x4 = 10 मिल जा रहा है, जो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी हमको एक तरह का BFS मिल रहा है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग में x4 यहाँ पे भी लगा हुआ है जेड में, और कॉस्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 फेज़ में हम लोग पढ़े हैं
कि आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर होता है तो उसका कॉस्ट वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिग एम है, तो हम जो नया आर्टिफिशियल लगाएंगे उसके लिए कॉस्ट वैल्यू क्या लेंगे, -m लेंगे। लेकिन ये x4 आपका वर्क कर रहा है बिल्कुल आर्टिफिशियल वेरिएबल की तरह, और ये आपको क्वेश्चन में लगा करके दिया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अभी जब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो हमारा देखिएगा सारा बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका तीनों में नहीं लग करके कुछ में ही लगेगा, क्योंकि किसी में आपको लगा हुआ ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ कैसे हो रहा है पता, कि यहाँ पे एक तो जो है ये 0 करने से x4 10 मिल रहा है, जो कि फिजिबल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव है, और इसका कॉस्ट वैल्यू भी जेड में लगा हुआ है माइनस के साथ, यानी -1, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं, क्लियर है। तो अब हमारा जो जेड तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो ऐसा तैयार होगा, ठीक है, जहाँ पे x4 ऑलरेडी लगा हुआ है -1 के साथ। तो -1 के साथ तो हमको 2 फेज़ में बताया ही गया था कि अगर आर्टिफिशियल है तो -1 के साथ में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिग एम से कर रहे हैं और नया आर्टिफिशियल लेना पड़ेगा तो हमको उसको -m से लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी देखिए सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट टू, ठीक है, अब इसको लिखते हैं x1 है +2x2 + 3x3, तो इसमें एक a1 लगा देंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, ठीक है। 2x1 + x2 + 5x3, इसमें हम लोग a2 लगा देंगे, प्लस a2 = 20, और लास्ट वाले को वैसे ही रहने दीजिए, x1 + 2x2 + x3 + x4 = 10, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आएगा ना कि अब हमारे पास देखिए फिर से कितना है, 1 2 3, तो जो आपके पास जो इक्वेशन है वो कितना है, वो है आपके पास में 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस ये कितने हैं, ये हैं 3, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितना है, तो ये भी देखिए, नंबर ऑफ़ जो वेरिएबल्स है वो है आपके पास में x1 से शुरू होकर x4 तक आया है, तो 4 तो यहाँ हो गया, और a1 a2 2, तो 6, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको जो BFS फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में 3 घटाएंगे ना, तो देयरफॉर, ठीक है, जो नॉन बेसिक होगा आपका, ओके, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 बताया गया था स्टार्टिंग में, तो इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो नॉन बेसिक वेरिएबल आपको 3 ही लेना है, तो ये 3 कौन कौन होगा आपका, x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा, ठीक है। ओके, टेकिंग 0, इसको हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेंगे, दैट इज़ क्या, आप x1 x2 और x3 को आप क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 0 ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट क्या, a1 मिल जाएगा 15, ठीक है, a2 मिल जाएगा 20, और x4 मिल जाएगा आपको 10। तो आप देख रहे हैं कि आपको x4 बिल्कुल काम कर रहा है आर्टिफिशियल वेरिएबल की तरह, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, और ये हमारा क्या हो गया, BFS हो गया, यानी स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये हमको मिल गया है, ओके, पहला वाला 15 20 और 10, ठीक है ना, ये हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोग जाते हैं टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बना करके हम लोग काम करेंगे, क्लियर है, ओके। अच्छा, तो अब आइए चलते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल देखिए हमारा जो है जैसे पहले बनता था सिंप्लेक्स में, उसी तरह से बनने वाला है, उसमें कोई ख़ास चेंज आपको नहीं आएगा, ठीक है। 2 फेज़ की तरह नहीं करना है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका कॉस्ट वैल्यू लेकर के चलेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद, ठीक है, टेबल 1, या हम लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल 1, ठीक है ना। तो टेबल 1 यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, टेबल 1 बनाने के लिए भी आपको हम बताए थे कि ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है, आप चाहें तो बहुत एग्ज़ाम में जल्दी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सिंपल ऐसा कर लें कि आप मतलब कि इसको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ठीक है, एक ऐसा ले लीजिए और एक ऐसा ले लीजिए, ठीक है, 2 लाइन ले लिए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना।
अब यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे एक ऐसे बांट लीजिए, फिर एक ऐसा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए इस तरह से, इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ओके। और इधर जो हमको मिनिमम वाला काम करना पड़ता है, इसके लिए एक इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लेना पड़ता है वो क्या लेना पड़ता है हमको, बी लेना पड़ता है और सी बी लेना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेना पड़ता है हमको एक्स बी, ओके। तो ऊपर में एक और आपको लेना पड़ेगा, वो होगा कॉस्ट वैल्यू सी जे, ठीक है। तो इसको भी ले लेते हैं, ओके। तो कॉस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आप जेड का लिख देंगे, ठीक है। और इधर देख लेंगे हमको कि क्या मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी टेबल जो है सिंपल बना सकते हैं। और स्केल का यूज़ कीजिएगा तो आसानी के साथ में स्केल का यूज़ भी होगा, थोड़ा सा आपका सीधा सीधा टेबल बनेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो स्टार्टिंग जो बेसिक सोल्यूशन है वो क्या क्या है, एक है A1 A2 और X4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A1 A2 और X4 ही ले सकते हैं यहाँ पे, तो X4 ले लेते हैं, ठीक है। X4 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे Y4 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, CB, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है, तो आर्टिफिशियल का इसका -m है, इसका भी -m है। और X4 का क्या है, X4 का है -1। आप देख सकते हैं, ठीक है, जाके देखिए जेड में क्या क्या था। देखिए यहीं पे जेड है आपका, X4 का -1 है, A1 का -m और A2 का भी -m, ठीक है। अच्छा XB यानी स्टार्टिंग जो हमारा BFS मिला है वो क्या मिला है, तो A1 के करस्पॉन्डिंग में 15 मिला है, A2 के लिए 20 और A3 के लिए, X4 के लिए 10। ये पुटअप कर दीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा अब XB, तो यहाँ पे हम वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है, जैसे X1 X2 X3, ये डिसीजन हो गया। X4 एक आपका होगा A1 और एक आपका होगा A2, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट जो जेड में दिया हुआ है उसको आप लिखिए, क्या है, 1 2 3 -1 -m, यानी यहाँ पे आपका 1 2 3 -1 -m। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद तो ये पूरा आप जो कांस्टेंट वहाँ से उतारते हैं, ठीक है। तो पहला कांस्टेंट में क्या है, 1 2 3 और A1 का है, तो 1 2 3 A1 का है, तो बाकी 0 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 2 1 5 और A2 का, 2 1 5 A2 का है, तो ये 0 होगा, ठीक है। और लास्टली है आपका 1 2 3 और X4 का, तो 1 2 3, ठीक है। X4 का 1 होगा, तो ये 0 और ये 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ना जो हम लोग को मिलता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो बिल्कुल मिलेगा। जैसे हम X4 -1 को लास्ट में लिए हैं, अगर हम इसको सबसे ऊपर में लेते और A1 A2 को नीचे लेते, तो ये जो है मेरा 1 0 0 ये सबसे ऊपर में चला जाता, ठीक है। फिर आता 0 1 0, फिर आता 0 0 1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रहा है, ठीक है ना। आप रीअरेंज करके चेक कर लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बन गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो काम है हमारा वो है जेड आई निकालने का। इसके बाद का काम आप जानते हैं, ठीक है। तो आप बिंदास तरीके से कीजिए। जेड आई कैसे निकालते हैं, तो CB को XI से गुना किया जाता है। वैल्यू क्या होता है इसका, वैल्यू होता है CB वेक्टर इंटू XI वेक्टर, है ना। यानी जो CB का जो कॉलम है उसको X1 X2 X3 से गुना करेंगे। देखिए तो ये हो जा रहा है -m, ये -2m और ये -m, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हम लोग का आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिएगा तो -m -2m -3m, तो -3m लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट में -1 ये आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, इसका देखिएगा तो -2m और -m, -3m और -2, तो ये -3m -2 आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए तो यहाँ पे -3m -5m, तो -8m हो गया, तो -8m और +3 आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। ये 0 0, ये -1 आ रहा है, ये वाला आपका 1 -m आ रहा है, और ये आप गुना कीजिएगा तो ये भी -m आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया जेड आई। अब इसके बाद आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CJ, कॉस्ट वैल्यू में हम लोग जेड आई को घटा देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट वैल्यू ऊपर में है 1 2 3, तो 1 में इसको पूरा को घटाइएगा,
तो 1 माइनस कीजिएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3m और 1 और 1 2, ये भी हो जाएगा 3m, ठीक है, 2 2 4, ये हो जाएगा 8m 3 3 6, ठीक है, घटाएंगे तो अच्छा, फिर ये आपका -1 है और -1 में -1 घटेगा तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, -m में -m घटेगा तो 0, ये भी हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा सबके करस्पॉन्डिंग में हमको वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो याद रखिए आपका m क्या है, बिग m है, यानी काफ़ी बड़ा वैल्यू है m का। तो m तो काफ़ी बड़ा है और सब में कोई भी एक ही m का वैल्यू होगा, समझ लीजिए 1000 है या लाख है या करोड़ है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपका मैक्सिमम जो है वो ये है। तो अगर ये मैक्सिमम है तो हमारा ये क्या करेगा, ये हमारा इन करेगा, ठीक है। तो इसको हम इन कराएंगे, ठीक है। अब हम अगर इसको इन करा रहे हैं तो कौन इन कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में x3 वाला इन कर रहा है, ठीक है, x3 वेक्टर। तो हम इधर क्या निकालेंगे, हम इधर निकालेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या, xb बटा का x3, ये निकालेंगे, ठीक है। और ये निकालिए, xb देखिए 15 है, 15 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा 5, 15 बटा का 3 करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ से 20 बटा का 5 करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से 10 बटा का 3 करेंगे, ठीक है, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, 3.33। सबसे मिनिमम कौन है इसमें, ठीक है। तो सबसे जो छोटा वैल्यू हमारा हो रहा है, अच्छा लगता है कि A1 A2 और -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लगता है कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, देखिए लिखने में यहाँ पे क्या है, देखिए लास्ट वाला था 1 2 1 1, 1 2 3 कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 1 2 1 1 है, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 1 2 ये 1 है, हाँ 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 है अगर, तो ये 10/1 हो जाएगा, तो 10/1 होगा तो 10 आएगा, देखिए थोड़ा सा में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो अब मिनिमम कौन है, तो मिनिमम जो सबसे छोटा है वो ये है, ये आपका मिनिमम है, तो यही मेरा आउट होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, ये जो आपका रो 2 है, जो सेकेंड रो है वो आपका की रो कहलाएगा, और जो आपका थर्ड कॉलम है यहाँ से देखिए वो आपका की कॉलम है, ठीक है। तो ये जो है मेरा ये की कॉलम है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो सेकेंड रो है मेरा, जो सेकेंड रो है वो मेरा क्या है, की रो है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है, डेफिनेटली ये है, यानी आपका जो 5 वाला जो एलिमेंट है ये हमारा की एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेबल आपको पता है क्या करना है, इस 5 को हमको 1 करना है, तो हम सेकेंड रो को सारे एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा नया रो तैयार हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग में हम R1 और R3 को भी नया करेंगे, तो 5 के ऊपर 0 करेंगे, 5 के नीचे भी 0 करेंगे, ये सब प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। तो ये सेकंड टेबल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, सेकंड टेबल। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। तो हमारा देखिए रिप्लेस हो रहा है A2 - M, ये आउट हो रहा है, यानी ये रिप्लेस हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो नेक्स्ट टेबल में हमारा होने वाला है, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे रिप्लेस A2 - M, रिप्लेस करना है आपको किसको, A2 - M को, ये आपका रिप्लेस होगा। और कौन इसको रिप्लेस कर रहा है, तो इन कौन कर रहा है, x3 3, रिप्लेस A2 - M बाई क्या, x3 3, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, और बाकी का प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टेबल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, सेकंड टेबल। देखिए, तो सेकंड टेबल बनाने के लिए भी वही आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप स्केल का भी यूज़ करें, स्केल का यूज़ करना है आपको, कोई खास काम करना नहीं, सिर्फ आपको 2 लाइन डालना है, ठीक है ना। 2 लाइन अगर आप डालते हैं तो आपका थोड़ा सा काम करना ईजी हो जाता है। जैसे एक लाइन ये डाल दिया, ठीक है, और एक लाइन थोड़ा नीचे डाल दीजिए यहाँ पे साफ काम करने के लिए, ये ठीक है, ये 2 लाइन डाल दिए। अब यहाँ पे हमारा बी और सी बी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। एक पार्टीशन यहाँ पे ले लीजिए और एक छोटा पार्टीशन यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है ना, और एक इधर ले लीजिए पार्टीशन आप, हाँ। तो बहुत सिंपल टेबल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वही रहेगा इस टाइप से, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से कि कौन था। तो बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, चलिए अभी लिख देता हूँ मैं। बी था यहाँ पे, सी बी था,
ठीक है। सी बी के बाद यहाँ पे ये हमारा एक्स बी होता है, ऊपर में सी जे होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो फिर से देख लेते हैं कि ए वन माइनस एम तो हमारा वही रहेगा, ए टू माइनस एम आपका चेंज हो रहा है और वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है आपका एक्स थ्री और थ्री, ये जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और जो नीचे वाला है वो अभी आपका फिक्स रहेगा, कौन था, एक्स फोर और माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका जो चेंज होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेरा जो R2 है उसको हम चेंज करेंगे। तो सारे को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 आप देख लीजिए कौन सा R2 था, सबको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 2/5, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं, सेल वैल्यू क्या था वही फिक्स रहेगा, 1 2 3 -1, ठीक है, माइनस एम, ये ओके। और यहाँ पे ले लेंगे x1 x2 x3 x4 और यहाँ पे a1। देखिए a2 हम हटा दिए हैं इसलिए कि a2 अब आपका रिप्लेस कर गया है, तो जो रिप्लेस कर जाएगा ना उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आप इग्नोर करते जाएंगे किसको, जिसको आप जो आपका रिप्लेस हो गया, तो a2 को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है, तो a2 हट गया है। तब ये 2/5 आएगा, ठीक है। फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 1/5, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 से रहेगा 0 और फिर आपका उसके बाद 0 से रहेगा 0, ये नया R2 बन गया, नया R2 बन गया। अब R1 को नया कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 के ऊपर में क्या था, 3 था, तो उसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो आप 0 करने के लिए कीजिएगा कि जो आपका R1 है उसको आप हटाइए पुराने वाले टेबल से, R1 - 3, ये R2 नया R2 लीजिए, ठीक है, ये जो नया R2 आया है। तो अब आप ऑपरेशन करते जाइए तो आपको जो एंट्री मिलेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। फिर इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 7/5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका -1/5 आएगा, देखिएगा, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे 1 था, ओके। तो 1 और माइनस जो नीचे आ गया है आपका वो है 2/5, तो 1 - 6/5 होगा तो -1/5 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 ही होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर R3 को भी नया कीजिए, R3 जो पुराना वाला यहाँ पे था उसको हटाइए, R3 माइनस, तो 5 के नीचे आपका था 1, तब तो सेम ही हटेगा, डायरेक्ट हम 1 को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, डायरेक्टली। यहाँ पे आपका था 2, तो 2 और -1/5 करेंगे तो क्या आएगा, 9/5, ठीक है। यहाँ पे था 1 -2/5 करेंगे तो 1 - 2/5 तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 0। तो ये टेबल पूरा हो गया, बस यही तो मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, फिर से जेडाई निकालिए। जेडाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा +m/5, ये हो जा रहा है आपका 6/5 और ये आपका हो जा रहा है -3/5, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है -m + 2/5, ये दोनों कॉलम को गुना करने से, ठीक है। फिर इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जा रहा है 7m + 6/5, अपने से कीजिएगा, ठीक है। ये तो सारा 0 हो जाएगा लगता है, नहीं 1 मिनट, ठीक है, वो 2 में फिर माइनस भी तो होगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कीजिए, ठीक है। जेडाई थोड़ा सा चूँकि क्या आ रहा था देख लेते हैं, ठीक है। चल इसको मैं अभी यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं चूँकि ये जो है ना मैंने वैल्यू निकाल के रखा था, लेकिन ये डेल्टा जे का वैल्यू डायरेक्ट, तो जेडाई निकाल लेते हैं। तो जेडाई निकालिए, ठीक है, देखिए तो ये आपका आ जा रहा है m/5, ठीक है, और ये आपका आ जा रहा है -3/5 और ये आपका आ जा रहा है 6/5, तो 6/5 और 3/5, ठीक है। तो 3/5 बचेगा आपका, क्लियर है। लिख लेते हैं एक जगह, कोई रफ पेज में आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा रफ पेज है ना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो m/5 आ रहा है पहला मल्टीप्लाई करने से, फिर प्लस आ रहा है 6/5 और माइनस आ रहा है 3/5, तो आपका आ जाएगा m + 3/5 आएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या आ जाएगा, m + 3/5, ठीक है। दूसरा वाला निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे -m को 7/5 से, तो
-7m आ जाएगा। सब में तो 5 ही है तो 5 एलसीएम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3 और माइनस हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये आ जा रहा है -7m और -6/5 आ रहा है। ठीक है, 3 - 6 क्लियर है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये आपका आ जा रहा है -7m -6/5 आ रहा है ये। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये 0, इसमें शिफ्ट आपका 3 आएगा, इसमें देखेंगे तो इसमें -1 आएगा, इसमें देखेंगे तो सिर्फ हमारा -m आएगा। ठीक है, यही आया है, क्लियर है। तो ये हमारा जेड आई हो गया। तो अब आप डेल्टा जे निकाल लीजिए। ठीक है, डेल्टा जे कैसे निकालते हैं, डेल्टा जे इज टू हो जाता है कॉस्ट वैल्यू माइनस जेड आई। ठीक है, सी जे माइनस जेड आई। तब आप देखिए 1 में आप इस पूरे को माइनस कीजिए। ठीक है ना, तो 1 में आप पूरे को माइनस कीजिएगा तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 - 3 2, तो ये आपका आ जाएगा -m + 2/5। अब देख लीजिए। ठीक है, फिर इसको आप कीजिएगा तो 2, तो 5 2 = 10 + 16, तो 7m + 16/5 आ जाएगा। ये आपका 3 में 3 0, ये -1 में -1 0, और -m में -m को घटाएंगे तब भी ये क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, तो ये वैल्यू मिल गया। तो अब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो डेफिनेटली m चूँकि बिग है तो ये प्लस में है, यहाँ पे आपका माइनस में है। ठीक है, तो ये हम लोग का मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको हम लोग इन कराएंगे तो ये मेरा इन करेगा। ठीक है, इन होगा, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में चूँकि ये x2 वाला का वैल्यू है तो हम लोग क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ xb बटा का x2। ठीक है, तो डिवाइड कीजिए, तो 3 में इसको कीजिए कितना आ जाएगा 15 बटा का 7, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 बटा का 9। ठीक है, ओके। तो ये आपका 9 या 27, 3 से ज़्यादा है, 7 दूनी 14, यही आपका मिनिमम है, सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आउट होगा। तो अब जो करस्पॉन्डिंगली हमारा जो की एलिमेंट बनेगा, ये मेरा जो है बन गया क्या, की कॉलम, और जो पहला वाला है ये मेरा है की रो। तो ये मेरा जो एलिमेंट इंटरसेक्शन आएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा की एलिमेंट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टेबल क्या करना है पता है, ये आपका टेबल नंबर 2 था ना, टेबल नंबर 2। ठीक है, अब आइए टेबल नंबर 3 पे चलते हैं। तो टेबल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसको 1 करना है, बाकी को 0 करना है। तो प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन आप भी कीजिए। ठीक है ना, चूँकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैंने कुछ कैलकुलेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से कुछ करना नहीं है, टेबल 3 बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और आप अगर फास्ट जाना चाहते हैं तो फास्ट भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 लाइन बस ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ऐसे, और ये किए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो पहला वाला जो होता है हमारा यहाँ पे, जैसे एक तो BCB का एक कॉलम बनेगा, BCB का, फिर एक CB का ले लीजिएगा, और इधर जब भी मिनिमम करना होगा उसको देख लेंगे। ठीक है ना, ओके। तो ऐसे हम लोग को कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कौन बाहर जा रहा है, हमारा A1 - m बाहर जा रहा है। ठीक है, तो A1 - m ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इज़ रिप्लेस्ड बाई किससे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपका x1 x2 2 से, क्योंकि x2 2 आपका इन कर रहा है ना, ये सेकंड कॉलम x2 और 2, x2 के ऊपर 2 है तो x2 2 इन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि A1 - m को हम हटा दे रहे हैं, और यहाँ पे हम ले आ रहे हैं x2 2 को। ठीक है, बाकी तो सब सेम रहेगा, x3 3 और x4 -1। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक, ओके। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, मेनली कॉस्ट वैल्यू होता है तो वही चीज़ लिख देते हैं 1 2 3 -1। अब -m को भी हम हटा दिए, हम A1 को भी इग्नोर कर दिए हैं। ठीक है, इग्नोर A1, इसलिए कि आपका A1 जो है वो रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अब उसका ज़रूरत नहीं है, जो रिप्लेस हो जाएगा उसको हम लोग हटाते चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे x भी लिख लेते हैं, क्या क्या था, ये था। अच्छा, 7/5 जो फर्स्ट रो है, इसको 1 करने के लिए हम हर एलिमेंट को 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1/7। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0, ये आपका 0। ठीक है, अच्छा, और ये एलिमेंट आपका आ जाएगा 15/7। अब नया वाला R2 बनाइए, तरीका आपको पता है इसको 0 करने के लिए, तो आप कीजिएगा, ये अब आपका वर्क है। तो इसके नीचे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/7। ठीक है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाएगा आपका 6/7, ये 0। ठीक है, ये 0 और ये आपका ये 1। क्लियर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा 25/7, और ये वाला आपका आ जा रहा है 15/7।
ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका देखिए ये लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो लगभग आपका आंसर जो है अब लगता है पहुंच जाएगा, काम आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग क्या है पहले देख लेते हैं कि हम लोग का जेडाई क्या आता है, ठीक है। तो जेडाई क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जो हम लोग का सी बी वेक्टर होता है उसको हम लोग इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2/7, सबका एलसीएम तो 7 ही रहेगा, तो 7 हो गया। तो -2 प्लस 3 3 जा 9 और -6, ये पहला वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 2 आएगा, इसमें सिर्फ 3 आएगा, इसमें सिर्फ आपका -1 आएगा। तो ये एक्चुअली कितना है, तो ये है आपका 9 - 8/7 यानी 1/7, ठीक है ना। डायरेक्ट 1/7 लिख देते हैं, पहला वाला वैल्यू जो है, ठीक है। अब 1 में उसको माइनस कीजिएगा तो डेल्टा जे क्या आ जाएगा, तो डेल्टा जे आपका जाएगा 1 में 1/7 को माइनस करेंगे तो ये 6/7 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 से 2 0, ये 0, ये भी 0, ठीक है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आया हमारा, है ना। तो यही मेरा मैक्सिमम है, तो यही मेरा इन करेगा, ठीक है। अगर मेरा ये इन कर रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इधर XB बाई, चूँकि ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर आपका x1 के करस्पॉन्डिंग में है, ठीक है, पहला वेक्टर है। तो XB बाई x1 का मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो निगेटिव आ रहा है, माइनस में आएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, ये आपका आ जाएगा 25/3 कर देंगे, ठीक है। जो भी आता है 7 7 कट जाएगा, ये आएगा 15/6। तो अब जो मिनिमम है हमारा, तो 6 दूना 12, यही आपका मिनिमम है, ठीक है। तो यही मेरा आउट होगा, नीचे वाला, तो ये आउट होगा। तो मेरा जो की कॉलम है, ये पहला कॉलम मेरा की कॉलम बन गया, ठीक है। और जो मेरा रो है ये मेरा लास्ट रो है, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो की एलिमेंट बन जाएगा। तो एक और काम करना पड़ेगा हम लोग को लगता है, ठीक है। तो आइए एक और टेबल बनाते हैं। अब इसको हम 1 करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर बाकी को 0 करेंगे, ठीक है। तो हमारा टेबल 4 तैयार होगा, ठीक है। आइए कर लेते हैं इसको भी फिर से 2 लाइन ना तो खींच लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। बीच में ले लेते हैं एक ऐसे और इधर मिनिमम करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कि क्या रहा है हमारा, जो है आउट हो रहा है कौन, ये लास्ट वाला x4 - 1 आउट हो रहा है, और इन कौन कर रहा है, x1 1 इन कर रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है आपका कौन, x4 - 1, ठीक है। ये रिप्लेस हो रहा है किससे, x1 1 से, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो x2 2 पहले से था, ये ठीक है, x3 3 भी ठीक है, और अब यहाँ पे आ जा रहा है आपका x1 और 1 आ जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये तो हम लोग का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 1, ठीक है, 2 और 3, बस 3 ही लिखूँगा, क्योंकि अब आपका जो -1 वाला है वो भी आपका यहाँ से हट गया है, ठीक है ना। जो -1 वाला केस था आपका वो भी आपका यहाँ से हट गया, तो उसको भी हम लोग अब इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ऐसे चूँकि वो आर्टिफिशियल नहीं था तो उसको आप लिख भी सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं, आर्टिफिशियल नहीं था तो ले लेते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो -1 भी ले लिया, हाँ। चलिए, तो अब का क्या है, लास्ट जो था उसको 6/7 को 1 करने के लिए सबको 7/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 1, ये तो 0 है, ये 0 है, ये 7/6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15/6, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम आपका आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 15/7 था ना, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का हो गया 5/2। अच्छा, एक्चुअली वो 7 का ही हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करके क्या था, 15/7 है, ठीक है। अब हमको इसको 1/7 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस 1/7 इंटू 5/2, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5/14, ठीक है। तो जब लेंगे तो एलसीएम तो ये हो जाएगा आपका 30 30 5 35, तो 35/14, तो 7 से काट दीजिएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 14 यानी 5/2 ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा,
ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 1/6 और ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। सारा वैल्यू निकल गया है। अब आप यहाँ पे चाहे तो जेड आई निकाल लें, तो जेड आई निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल करना पड़ता है सी बी को वेक्टर से, ठीक है। यही सारा वेक्टर है हमारा। ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा, और यहाँ पे एलसीएम तो हमारा देखिए, अच्छा बीच में 2 है ना, चलिए ठीक है। तो एलसीएम फिर भी मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 3, तो 3 3 9, और फिर यहाँ पे आपका 7, तो ये आपका 0 आ जा रहा है, ठीक है। 0 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा जे। डेल्टा जे निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 में 1 घटाइए 0, 2 में 2 घटा 0, 3 में 3 घटा 0, और -1 में 0, -1 -0 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया 0 0 0 -1, ठीक है। तो हम लोग का डेल्टा जे क्या आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस क्या, सिंस डेल्टा जे है वो लेस देन इक्वल टू 0 आया है फॉर ऑल जे, ठीक है। पॉजिटिव नहीं आया है, ठीक है ना, या तो 0 है या तो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो चुका है, ठीक है। देयरफॉर क्या है ना, जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, ठीक है। यूनिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिक के लिए -1 होना, सबको निगेटिव होना ज़रूरी है, लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ऑप्टिमल हो जाता है, तो ये ऑप्टिमल हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना था, तो हमको मैक्सिमाइज करना था, तो वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग यहाँ से वैल्यू चुन लेंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जेड इज़ मैक्सिमम, जेड मेरा मैक्सिमम होगा कब, व्हेन, देखिए जब x1 का वैल्यू क्या होगा 5/2, ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग में जो बेसिक आपका फिजिबल सॉल्यूशन है, जो बेसिक वेरिएबल है, उसका वैल्यू 5/2, x2 का भी 5/2 और x3 का भी 5/2, तीनों का 5/2 ही लेना है, तब हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का जेड जो है मैक्सिमम आ जाएगा। क्या था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो था हमारा वो था x1 + 2x2, x1 + 2x2 + 3x3 ना, -x4, ठीक है। तो x1 ये 5/2, फिर यहाँ पे भी तो ये 10/2 हो जाएगा, ये आपका 15/2 हो जाएगा। x4 तो आया नहीं है बेसिक में हमारा, तो ये 0 लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 10 15 15 30, तो 30/2 यानी आपका 15, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, यही आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ से भी मिल सकता है, क्योंकि आप मैक्सिमाइजेशन का केस है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है, जेड हमारा क्या होता है CB ये XB है, माफ़ कीजिएगा, CB होता है, ठीक है। तो 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, या कहीं 10/2, 2 को एलसीएम ले लीजिए, फिर यहाँ पे 15/2, फिर यहाँ 5/2, तो इधर से भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है, 15 ही। क्लियर है, तो चाहे वैसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, आपका बात बराबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। जो आपको वर्किंग करना है वो कहाँ पे करना है, आपको जब आप रो को नया करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको आप करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, ठीक है ना, ताकि और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और इस तरह से आपको बिग एम मेथड आपको आई होप ईजी लगा होगा, क्योंकि इसमें एक तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉस्ट -m लेते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है, बिग होता है, तो इवालुएट करना इजी हो जाता है। फिर 2 फेज़ का ज़रूरत नहीं है इसमें, और जिस आर्टिफिशियल वेरिएबल को आउट करेंगे उसको आप इग्नोर करते जाएंगे। तो इस तरीके से बिग एम मेथड से काम करना क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आप को मैं कुछ क्वेश्चन और एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जैसे देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, क्या है, सोल्व द LPP यूजिंग बिग एम मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप, मैक्सिमम करना है, -5x1 है, -2x2 है, +3x3 है, ये आपका कांस्टेंट आपको 3 पीस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखिएगा कि जो कांस्टेंट हमको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जैसे ऊपर में जो है हमारा कौन सा वेरिएबल लगेगा, तो ऊपर में हमारा लगेगा सरप्लस, चूँकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। नीचे में तो स्लैक लगेगा, तो स्लैक वाला तो उसमें तो कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। सरप्लस में एक हमको आर्टिफिशियल भी चाहिए होता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी आपका लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें भी स्लैक लगेगा ना,
तो आप इसको पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और इसमें भी आपको सेलेक्ट चाहिए। तो सरप्लस हमको सिर्फ एक ही में चाहिए, ठीक है। तो सरप्लस अगर लगाते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल भी लगाना पड़ता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो इसमें सरप्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही लगेगा सरप्लस। तो देखिए पहले हम किए हैं प्रॉब्लम इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेप 1 देख लीजिए, चूँकि मैक्सिमाइजेशन का है इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दो चीज़ चेक करते हैं, एक तो ये मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, दूसरा इधर जो वैल्यू है सब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, कि ऑल बी आपका पॉजिटिव है और क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइजेशन में है, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस कीजिए सेलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल। अगर हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे -x4 किए हैं, ठीक है, ये सरप्लस वेरिएबल है, यहाँ पे x5, यहाँ पे x6 किए हैं, ठीक है, ओके। तो सेलेक्ट वेरिएबल है आपका x5 x6 और सरप्लस है आपका x4, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से आपको BFS तो नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 6 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। अगर हम 3 वेरिएबल x1 x2 x3 को 0 कर देते हैं तो हमको x4 मिल जाएगा -2, तो नेगेटिव आएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर हम इसको 0 करते हैं तो x4 -2 आएगा, x5 3 और x6 क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका BFS नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमको इसको ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं। तो ये आप लाइन ना लिख करके डायरेक्ट आप आर्टिफिशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, वी ऐड एन एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सबको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँगा यहाँ, ठीक है। पहले जो है जब मैं पढ़ाता था तो उस टाइम जो है कुछ बातें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो खैर मैं आपको सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ, तो आप इधर से आइए यहाँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं कि चूँकि आपको यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सरप्लस है तो आर्टिफिशियल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरप्लस निगेटिव में होता है तो आर्टिफिशियल की ज़रूरत पड़ जाता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, कि आप ये लिख दीजिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट लिख दीजिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ठीक है, 2x1 2x2 -x3 ये आपका दिया हुआ था, ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से मिला लीजिए, हाँ, -x4 लगाएंगे सेलेक्ट, और देखिए ध्यान दीजिए x7 लगा दिए हैं प्लस x7, ये मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब आप बोलेंगे कि भैया आर्टिफिशियल को A1 का है नहीं लगाया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A1 A2 ही लिया जाए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ओके। वो अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। x7 इसलिए लगाए हैं कि x6 तक तो आपका जा रहा है सेलेक्ट वेरिएबल, ठीक है। x4 सरप्लस है, x5 और x6 आपका सेलेक्ट है, तो x7 आर्टिफिशियल बन गया, ठीक है। बाकी इसमें तो ठीक है, सिर्फ सेलेक्ट ही लगेगा, तो सिर्फ x5 लगा हुआ है, इस पर भी सिर्फ सेलेक्ट लगेगा, x2 + 3x3 + x6, ठीक है, = 5, क्लियर है। तो अब आप BFS कैसे देखिएगा, 3 इक्वेशन है और आपके पास में वेरिएबल कितना हो गया है, 7, x1 से शुरू हुआ है x7 तक गया है, तो इक्वेशन है आपके पास में 3, ठीक है, और वेरिएबल है मेरे पास में 7, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, तो 4 को आपको 0 करना पड़ेगा, तो 4 को 0 कीजिए, यानी x1 x2 x3 x4, 4 को 0 कर देंगे, ठीक है। एक सरप्लस को लेकर के 0 करते हैं, पहले आपको हम बता चुके थे। तो चारों को 0 कीजिएगा तो x7 मिल जाएगा 2, x7 मिल गया 2, x5 मिल गया 3 और x6 मिल गया 5, ठीक है। x7 यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 मिलेगा, यहाँ से x5 3 मिल जाएगा, यहाँ से x6 आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक काम कर लिए, चलिए यहाँ तक अगर आपने काम कर लिया है तो इसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नहीं बगैर देखे हुए आप डायरेक्ट यहाँ से आप खुद से कीजिएगा ना, ठीक है। एक यहाँ पे सरप्लस लगा लीजिएगा -x4 और एक आर्टिफिशियल लगा लीजिएगा। आपको अगर A1 लगाना है तो आप A1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक सेलेक्ट लगेगा, यहाँ पे भी एक सेलेक्ट लगेगा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब चलिए, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बन जा रहा है, देयरफॉर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा मैक्सिमाइज z = ठीक है, ये मैक्सिमाइज लिखा हुआ है MX, मैक्सिमाइज z = 5x1 - 2x2 + 3x3, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। 0x4 0x5 और 0x6, ठीक है, ये हम लोग दिए हैं। x4 मेरा सरप्लस है तो 0 कॉस्ट, x5 मेरा सेलेक्ट है तो 0 कॉस्ट, और x6 मेरा सेलेक्ट है तो 0 कॉस्ट, और -m × x7, चूँकि x7 क्या है आपका, ये है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको m - ma1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप x7 लिए हैं तो अब आपको x7 को ध्यान में रखना है, ठीक है।
कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो फिर से चूँकि यहाँ पे एक ही है तो सिर्फ ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक पीस आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब आइए टेबल बनाते हैं। तो मेन टेबल देखिए, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट वैल्यू लिया गया है 5 - 2 3 0 0 0 -m, 5 - 2 3 0 0 0 -m, और वेक्टर ले लिया गया है सबके करस्पॉन्डिंग में y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक आ गए, और x7 को हटा करके देखिए वापस a ले लिए हैं ताकि आपको फिर से आराम हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप a लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी a लिख दीजिए, ठीक है। तो a मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है। अब हमारा बेसिक जो हमारा मिला है, ठीक है, बेसिक हमारा क्या क्या मिला था, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमको बेसिक में क्या क्या मिला था, ठीक है। तो देखिए बेसिक में हम लोगों को मिला था x7, यानी कह लीजिए कि ये आपका a मिला है, a = 2, ठीक है, x5 और x6 मिला है, तो a x5 x6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही है, a लिया गया है, y5 और y6, ठीक है। वेक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो x5 के करस्पॉन्डिंग में y5 और x6 के करस्पॉन्डिंग में y6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका कॉस्ट वैल्यू क्या है, तो a का -m है, यहाँ -m लिख दिया गया है, ठीक है। x5 का 0 है, y6 का भी 0 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, कॉस्ट वैल्यू लिख दिया गया। अब आप सारे कॉन्स्टेंट को उठा के लिख दीजिए, ठीक है। तो पहला जो बेसिक सॉल्यूशन मिला था वो क्या मिला था, a का 2 3 और 5, ठीक है। तो a का 2, y5 का 3 और y6 का 5, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग सारे कांस्टेंट का एंट्री पुटअप करेंगे, सारे कांस्टेंट का एंट्री पुटअप कर दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट आपका देख लीजिए, लिखते जाइए आराम से, जल्दी जल्दी। 2 2 -1 -1 2 2 -1 -1, बाकी सब 0 है, लास्ट में आर्टिफिशियल है तो 0, आर्टिफिशियल को 1 पड़ेगा, ठीक है। 3 -4 1, 3 - 4, फिर x5 को 1 है तो x5 y5 में 1 पड़ेगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा। यहाँ है आपका 1 3 अच्छा x1 भी नहीं है इसमें, तो पहला वाला 0 होगा, x2 के लिए 1, फिर x6 में डायरेक्ट यानी y6 में 1, बाकी सब आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट डाल दीजिए, है ना। डालने के बाद का आपको पता है क्या करना होता है, जैसे अभी आप बनाए हैं वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए, तो डायरेक्ट डेल्टा जे निकाला हुआ है, आप चाहें तो जेड आई पहले निकाल सकते हैं, फिर डेल्टा जे निकाल सकते हैं, अब आपको तरीका पता है। तो मैंने डेल्टा जे डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पे 5 + 2m आएगा, ये -2 + 2m आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे के केस में -m, ये हो जाएगा आपका +m, और 3 में -3 -m आ रहा है, ठीक है। ये -m आ रहा है, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो चूँकि m मेरा बिग है, बहुत बड़ा वैल्यू होता है m का, तो सबसे मैक्सिमम यही होगा। तो ये आपका इन किया, करस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पे xb/y1 निकालिएगा, ठीक है। तो 2/2 1, 3/3 1 और 5/0 इन्फिनिटी। तो दोनों सेम वैल्यू आया है, तो इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, तो ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जो है पहला वाला की कॉलम, और इसके करस्पॉन्डिंग में जो पहला वाला रो है वो की रो बना, तो मेरा की एलिमेंट 2 आ गया। तो 2 को 1 कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आपको खुद से बनाने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरा मत देखिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। सेकंड टेबल आपका इस तरह का आएगा, ठीक है। आप इसको खुद से बना करके देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड टेबल आपका इस तरह का आएगा, आप खुद से बना करके देखें, ठीक है। तो थर्ड टेबल में मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि ये भैया आपका निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आना ही चाहिए हम लोग का ऑप्टिमलिटी के लिए। ये 0 ये 5/2, तो सिर्फ एक ही आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका जब इन करेगा तो ऐसा भी केस होगा, सो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए कि y4 आप 0 आपका इन करना चाहता है, ठीक है। तो y4 0 अगर इन करना चाहता है तो हम लोग xb/y4 निकालेंगे इधर। तो xb/y4 निकाल के देखिए, xb/y4 पहला वैल्यू 11/6 है, -1/2 निगेटिव आएगा। यहाँ पे देखिए -5/2 है, यहाँ पे 3/2 है, ये भी निगेटिव आएगा, ठीक है। ये है 5/3, इधर है 0, तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इधर देखिए मिनिमम में हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, आउटपुट वेक्टर आपको मिल ही नहीं रहा है। आपको जो है जो कॉलम इन करने वाला है, जो की कॉलम है, वो तो आपको मिल गया, लेकिन आपको की रो नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है, की रो क्या होता है, की रो होता है आपको ये मिनिमम पॉजिटिव, जो मिनिमम पॉजिटिव xb/y4 होता है, ठीक है, वो आपका की रो होता है। तो सब तो निगेटिव और इन्फिनिटी आया है, तो निगेटिव तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा टेबल क्या कर जाएगा, यहाँ पर
स्टॉप कर जाएगा, टेबल स्टॉप्स। और चूंकि आपका सारा डेल्टा जे क्या आ गया है, ठीक है, निगेटिव नहीं आया है, एक तो पॉजिटिव ही आया है और टेबल आपका आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ये अनबाउंडेड केस है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, हम लोग सॉल्यूशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, 1014 में आया हुआ है, ये इसको मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्लैक लगेगा, नीचे वाले में सरप्लस लगेगा, तो एक तो आर्टिफिशियल भी देंगे, ठीक है। तो सरप्लस के साथ में एक तो आर्टिफिशियल भी दिए हैं x5, ओके, और ऊपर में स्लैक दिए हैं, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कि इक्वेशन तो सिर्फ 2 ही है, ठीक है, इक्वेशन आपका क्या है, 2 है, इक्वेशन है 2 और वेरिएबल है 5, तो 5 - 2, 3 को 0 कीजिएगा, तो x1 x2 x3 को 0 कर देते हैं, ठीक है, ओके। x1 x2 और x3 को हम लोग क्या करेंगे, 5 में 2 ना, 2 इक्वेशन है और 5 वेरिएबल हमारा आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो x1 x2 में ही सिर्फ दिया हुआ है, तो x1 x2 और x4 को 0 कीजिएगा, एक तरफ से मत 0 कर दीजिएगा, हाँ, क्योंकि एक सरप्लस वेरिएबल लेते हैं ना, चूँकि 5 में 2 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 को 0 करना है हमको, ठीक है। तो 3 को जो 0 करना है, तो आप ध्यान दीजिए किसको किसको 0 करते हैं, एक जो डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ये, उसके अलावा जो 0 होता है वो कौन होता है, स्लैक कभी नहीं होता है, सरप्लस होता है। तो x3 आपने स्लैक में लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये स्लैक वेरिएबल है, ठीक है। x3 क्या है, स्लैक वेरिएबल, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल x3, और सरप्लस वेरिएबल कौन है, x4। तो x4 को 0 कीजिएगा, x1 x2 x4 को 0 कीजिएगा, तो हमको x3 मिल जाएगा 2 और नीचे x5 हमको मिल जाएगा 12, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही आया है बेसिक में, तो छोटा टेबल बनेगा, ठीक है, तो छोटा टेबल बनाइए, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल कौन कौन है, y3 और y5, और ये जो y5 है ये आर्टिफिशियल है ना, तो यहाँ पे a लिख देते हैं, ठीक है। तो y3 0 और आर्टिफिशियल के लिए बिग m लगाएंगे -m, ठीक है। यहाँ पे 2 और 12 इसका वैल्यू आया है, कॉस्ट वैल्यू आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 और 2 सिर्फ है ना, और बाकी का 0 होगा, और आर्टिफिशियल का -m, तो 3 2 0 0 -m, ठीक है। कांस्टेंट लिख दीजिए 2 1 1 2 1 1, बाकी 0 हो जाएगा, 3 4 -1 3 4 पर लिखिए, x3 नहीं है तो 0, x4 का -1 और x5 का 1, यानी आर्टिफिशियल का 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रोसेस पता है, ठीक है ना, 2 ही रो है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, निकाल लीजिए। ये देखिए आपका मैक्सिमम आ रहा है, पहले ये इन करेगा, ठीक है, फिर इधर जाइएगा तो ये आउट कर रहा है, मिनिमम आ रहा है, तो ये की एलिमेंट हो गया, ठीक है। खुद से बनाइए इसको आप, छोटा क्वेश्चन है। इसमें आपके साथ जो केस आने वाला है सो क्या देखिए, ये आने वाला है आपके साथ में, ठीक है, कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो सेकंड वाले में देखिएगा डेल्टा जे सारा आपका निगेटिव आ जा रहा है। कैसे निगेटिव आ रहा है, एम काफ़ी बड़ा है, बिग एम है, 1000 या करोड़ हो सकता है, लाख हो सकता है, तो -4m + 2 तो निगेटिव ही आएगा, 2 तो बहुत छोटा वैल्यू है, -5m ये तो पूरा एज ए होल माइनस है, तो निगेटिव ही है, ठीक है। तो सारा डेल्टा जे निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है। और बट बेसिक बी जो है, अच्छा तो यहाँ पे एक देखिए ये भी एक नया केस है, डेल्टा ये तो सारा निगेटिव आ गया, ये 0 है, ठीक है। लेकिन हमारा पास इधर जो सेट है ना, वहाँ पे क्या है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी भी जिंदा है, a1 - m आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, अभी भी जिंदा है और नॉन जीरो लेबल के साथ है, यानी यहाँ पर अगर 0 होता तो चलो तभी काम ख़त्म हो जाता कि भैया ठीक है आर्टिफिशियल तो है बट उसका लेवल 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, नॉन जीरो लेवल है, अब बिग एम है तो काफ़ी बड़ा लेवल है। तो आपको हम 2 फेज़ मेथड में ये केस बताए थे, याद कीजिए, ठीक है। 2 फेज़ मेथड में हम आपको क्या बताए थे कि अगर कभी ऐसा होगा, याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि 2 फेज़ मेथड में, चूँकि उसमें भी वही चीज़ होता है कि जेड में हम -1 कॉस्ट देते हैं, पीछे वाला मेरा वीडियो जाके अच्छा से देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम बताए थे कि अगर डेल्टा जे आपका निगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका नॉन जीरो लेवल से बाकी रह जाता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका रीच नहीं करेगा, आप वहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नोट आपके पास है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि a1 - m बन के बाकी रह गया है, ये हटा नहीं, आर्टिफिशियल इग्नोर हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच नहीं करेगा, तो ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है।
याद रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है, इतना ही क्वेश्चन करके आप कॉन्फिडेंट रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही कांस्टेंट है, तो वो थोड़ा सिंपल है आपके लिए, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड केस को मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से कि अनबाउंडेड कब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों में आर्टिफिशियल लगाया गया है, ठीक है, x4 और x5, तो माइनस बी गेम लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 इक्वेशन है और 5, तो 3 को 0 करना पड़ेगा, तो x1 x2 x3 को 0 कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, डिसीजन वेरिएबल है। तो आपको x4 मिल जाता है 8, x5 मिल जाता है आपको 7, ठीक है। अब आप इसको लेके चलेंगे, ठीक है, 8 और 7, ठीक है। सारा कॉस्ट वैल्यू लिख दीजिए, 3 2 1 3 2 1 -m। अब आपको पता है, मैं बस टेबल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बनाएं खुद से, टेबल मत देखिए मेरा। बनाने के बाद अगर मैच करना हो तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जब टेबल एक तरफ से बनाते जाएंगे एक साथ, तो आपको क्या होगा, फिर से वही केस आ रहा है कि यहाँ पे देखिए डेल्टा जे एक आपको 5 मिल जा रहा है, जो इन करने के लिए तैयार है, मैक्सिमम पॉजिटिव है ये। तो ये आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे कह लीजिए कि की कॉलम मिल रहा है। लेकिन जब आप इसका रेशियो निकालेंगे इधर, तो चूँकि दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव, तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी कोई आउट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हेंस एट लास्ट टेबल y1 इज़ इनकमिंग वेक्टर। जो हमारा ये जो पूरा है ये क्या है, y1 3, तो y1 3 मेरा इनकमिंग वेक्टर है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर आर नेगेटिव, दस वी कैन नॉट सेलेक्ट द आउटगोइंग वेक्टर। क्योंकि इसका दोनों एलिमेंट नेगेटिव है, तो हमको आउटगोइंग वेक्टर यानी हमको की रो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे केस में भी टेबल आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये भी आपका अनबाउंडेड का केस है। तो देखिए जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो वो छोटा सा भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो आप इस सब केस को ध्यान में रखिएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस तो देखिए आप ही को करना है। ये मतलब कि कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स कहलाता है, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। हाँ, बस ये क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन आप खुद से करें, ठीक है। और आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्ज़ाम में क्या करना है नहीं करना है, स्ट्रेटेजी हम लोग बाद में प्लान कर लेंगे, ठीक है। अभी आप पढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।